नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। गर्भवती महिलाओं को 26 हफ्ते छुट्टी मिलने का रास्ता साफ। राज्यसभा के बाद लोकसभा से मैटरनिटी बेनिफिट संशोधन विधेयक पारित। घर से काम करने की सशर्त छूट। लोकसभा में उठा अमेरिका में भारतीयों पर हमले का मसला। कांग्रेस का प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल। सरकार अगले सप्ताह देगी जवाब। पाकिस्तान और श्रीलंका से तुरंत हो मछुआरों की रिहाई। संसद में विपक्ष की मांग। 85 भारतीय मछुआरों को रिहा करेगा श्रीलंका। लोकसभा में संदिग्ध आतंकी सैफुल्लाह के पिता की तारीफ। बेटे का शव लेने से किया था इनकार। उत्तर प्रदेश से 2 और गिरफ्तारियां। जम्मू कश्मीर में 2 आतंकी ढेर। गोलीबारी में एक नागरिक की मौत। एलओसी पर आतंकी गतिविधियों के आरोप पर पाकिस्तान ने मांगे सबूत। और आइए देखते हैं पहली खबर। जम्मू कश्मीर में आज 2 आतंकी मारे गए। ये दोनों लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। सेना ने पाकिस्तान सेना से बात कर आतंकियों की घुसपैठ पर कड़ी नाराजगी जताई है। हालांकि पाकिस्तान ने इस दावे को खारिज किया है और भारत से इसे लेकर सबूत मांगे हैं। पुलवामा के अवंतीपुरा इलाके में छिपे आतंकियों की धरपकड़ के लिए सुरक्षा बलों का अभियान कई घंटे चला। लश्कर के 2 आतंकी एक घर में छिपे थे। तड़के 4 बजे आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी इसका जवाब दिया और दोनों आतंकी मारे गए। अभियान के दौरान एक नागरिक की मौत भी हुई। पुलवामा में साउथ कश्मीर में बहुत बड़े पैमाने पर उनकी कंसंट्रेशन है। यही इलाका था जहाँ का बुरहान वानी था। बहुत बड़े पैमाने पर बुरहान वानी के बाद में उनको लोकल सपोर्ट और सिंपैथी मिल रहा है। अवंतीपुरा रेल लाइन से भी जुड़ा है, लिहाजा सुरक्षा बलों के अभियान के दौरान बनिहाल और श्रीनगर के बीच रेल सेवाएं रोक दी गई थी। भारत ने नियंत्रण रेखा से आतंकियों की घुसपैठ पर कड़ी नाराजगी जताई है। सैन्य अभियान के महानिदेशक यानी डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल AK भाटिया ने गुरुवार को पाकिस्तानी समकक्ष से बात की। पाकिस्तान को बताया गया कि नियंत्रण रेखा पर आतंकियों की गतिविधियां देखी गई हैं, जो कि चिंता का विषय है। Pakistan to take actions against these entities as mandated by the international regimes and stop cross-border terrorism and activities which these organizations and individuals have continued against India, targeted at India. इस बीच भारत ने 2 युवकों को पाकिस्तान के सुपुर्द करने का फैसला किया है। उरी में सैन्य शिविर पर हमले के बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया था। NIA ने गुरुवार को इन्हें सेना को सौंपा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और तमाम मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सी उदय भास्कर साहब हैं, जो निदेशक हैं सोसाइटी फॉर पॉलिसी स्टडीज से। स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो सर, जिस तरीके से आतंकवादी घटनाएं हुई हैं हाल के दिनों में, जब जम्मू कश्मीर के इलाकों में और इसके अलावा देश के अलग अलग इलाकों से जो रेल को लेकर एक नए तरीके का, मैं कहूं कि आतंकियों को लेकर एक शक की निगाह उस पर आ रही है, किस तरीके से इसे देखा जाए? क्योंकि लगातार पाकिस्तान से बातचीत बंद है, उसके बाद जो कोशिशें जरूर हुई लेकिन फिर वो कहीं डिरेल होती दिखी। देखिए, अभी तक पिछले मैं कहूँगा कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते से जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं और जिस प्रकार के अरेस्ट हुए हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस फोर्सेस के आधारित, ये काफ़ी स्पष्ट है कि जो हम छाया युद्ध की बात करते हैं बार बार जी, कि भारत जो है इस छाया युद्ध को पिछले 25-26 साल से हम इसका सामना कर रहे हैं। ये अपने आप में एक प्रकार का मैं कहूँगा कि एपिसोडिक इसमें एक पैटर्न होता है। पर हाल में हालांकि ये रेलगाड़ी के ऊपर भी जिस प्रकार के एक प्रकार का जो चिंता पैदा हुआ था, और उसके अलावा जो यूपी के अंदर जो भी अरेस्ट अभी हुए हैं, जो भी पुलिस के और इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो ऑपरेशंस हुए हैं,
और वहां से जिस प्रकार का लिंकेज बन रहा है, चाहे वो सीमा पार या किसी एक खास विचारधारा के साथ, जैसे इस्लामिक स्टेट के बारे में अभी बार बार जिक्र होता है, इन सब चीज़ों को देखते हुए हम यही निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं, जो कि पहले भी कह चुके हैं, कि जब हम दहशतगर्दी की बात करते हैं या उसको जो समर्थन देने वाले जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, वो न सीमा न सरहद को पहचानते हैं, और उसका सामना करने के लिए देश के अंदर एक प्रकार की जानकारी की भी ज़रूरत है, क्षमता की भी ज़रूरत है, और एक प्रकार की दृढ़ता की भी ज़रूरत है। लेकिन सर, जिस तरीके से डीजीएमओ लेवल पर बातचीत होती है, मीटिंगों का दौर भी चलता है, और जो नई चिंता दिख रही है, क्या कैसे उसे निपटा जाए, मैं ये समझना चाहूंगा, क्योंकि अलग अलग इलाकों में स्लीपर सेल्स की बातें सुरक्षा एजेंसियों की ओर से सामने आती हैं, और हाल की घटना ये बताती हैं कि ये इनका एक्टिवेशन पहले से कहीं ज्यादा हुआ है। कहां चूक हो रही है, कहां पर आपको लगता है कि ज्यादा और मेहनत करने की जरूरत है अब? नहीं साहब, देखिए, ये जो संख्या की जब हम बात करते हैं, इसको अलग अलग तरीके से इसका तुलना हो सकता है। एक, आप जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर या इंटरनेशनल बॉर्डर, सीमा के ऊपर जिस प्रकार के ऑपरेशंस हैं या जो अटेम्प्टेड इन्फिल्ट्रेशन है, और उसको किस प्रकार से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको या कम किया है या उसको बिल्कुल उन्होंने ख़त्म किया है ऑपरेशन को, मैं कहूँगा कि पिछले अगर हम 2-3 साल का तुलना करें, केवल लाइन ऑफ कंट्रोल, आईबी और अलोंग द बॉर्डर जितने भी अटेम्प्टेड इन्फिल्ट्रेशन या एंटी टेरर ऑपरेशंस, एक प्रकार से संख्या काफ़ी गिर गया है। और इसको अगर हम बारीकी तरीके से देखें, हर एक मिलिटेंट या टेररिस्ट जिसको हमने न्यूट्रलाइज किया है, ये देखना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का कितना उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है, चाहे हम कैजुअलिटी का रेट देखें या फेटैलिटी का रेट। ये है एक पहला जो हमारे सामने चुनौती है। दूसरा है देश के अंदर, चाहे वो एलओसी आईबी के 20-25 किलोमीटर के दूरी में या और देश के अंदर, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए अभी हम यूपी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं कहूँगा कि चुनौती जो है वो और प्रकार की है। इसमें हमें खास इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, और यहाँ पे इसकी जो डिसरप्टिव जो पोटेंशियल है, यानी कि उदाहरण के लिए दोबारा मैं कहूँगा जी, भारत के किसी भी बड़े शहर में अगर 1 या 2 ऐसे जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, अगर उन्हें सफलता प्राप्त होता है, तो वहाँ पे एक काफ़ी भारी, मैं कहूँगा, सेटबैक जैसे माना जाएगा। तो जहाँ तक हुकूमत है, जहाँ तक समाज है, हमारे लिए चुनौती ये है कि चाहे आप विचारधारा की बात करें या ऑपरेशन की बात करें, उसको पहचान के उसका ऑपरेशन शुरू होने से पहले उसको प्रीएम्प्ट करना या इन टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करना, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो जाता है। और उसके लिए तरह तरह की जो हमारी अंदरूनी क्षमता है, चाहे वो इंटेलिजेंस गैदरिंग हो, इंटेलिजेंस असेसमेंट हो, और किस प्रकार से जितना भी हमारे पास इनपुट्स आती हैं, इनका समीक्षा करते हुए हमको तुरंत एक्शन लेना, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और इसमें मैं ये भी जोड़ूंगा कि हमारे जो जुडिशियल प्रोसेस है, इसको भी शामिल करना बहुत ज़रूरी है। और हाल में जो पिछले 24 आवर्स, 2 दिन 48 आवर्स के जो ऑपरेशन हुआ है यूपी में जी, और जहाँ पे दोबारा हम इस्लामिक स्टेट का जो फोकस में आया है, ये मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि ये थोड़ा चिंताजनक है, और इसको हमें बहुत बारीकी और ध्यान से इसका इन्वेस्टिगेशन और जो भी उससे हमें सबक सीखना है, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। इस तरह आखिरी सवाल, जिस तरीके से घटनाक्रम हो रहे हैं पाकिस्तान में, हाल में कई बड़े, मैं कहूं कि आतंकी घटनाएं हुई हैं जहां पर काफी ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ है, क्या एक साथ मिलकर एक बार फिर से बातचीत कर उनके खिलाफ लड़ने के लिए कदम बढ़ाने की जरूरत है भारत की ओर से, या फिर आपको लगता है कि वेट एंड वॉच, कुछ और वक्त भी इंतजार करना चाहिए रणनीतिक तौर पर? मुझे लगता है रणनीति या स्ट्रैटेजी के तौर से कि हमें दोनों प्रकार का जो पटरी है उनका एक प्रकार से आगे बढ़ाना चाहिए। अभी मेरे ख्याल से सरकार के तरफ से
जैसे उरी वाला जो अटैक हुआ था उसका जांच करने के बाद 2 जो नौजवानों को गिरफ्तार किया गया था, जिनको कस्टडी में लिया गया था, क्योंकि सबूत नहीं था, भारत ने उन्हें गुड फेथ में पाकिस्तान को वापस कर दिया था। तो ये मैं कहूँगा कि एक प्रकार का संकेत है, एक सिग्नल है दूसरे तरफ पे पाकिस्तान के जो अथॉरिटीज़ को कि हम ऑब्जेक्टिव तरीके से हर एक केस को जांच करते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अभी देखना है कि पाकिस्तान के तरफ से जब आज ही डीजीएमओस के बीच में बातचीत भी हुई है कि हमारे तरफ जो भी हमने जानकारी प्राप्त किया है वो तुरंत पाकिस्तान के अथॉरिटीज़ को जिस प्रकार से हमें घोषित करना चाहिए वो इंफॉर्मेशन दिया गया है। अभी देखना है कि वहां से रिस्पांस किस प्रकार का आता है, क्योंकि अगर वर्किंग लेवल पे थोड़ा सा भी ऐसा कोऑपरेशन या भागीदारी का अगर कुछ इशारा मिलता है तो मुझे लगता है कि फिर इसका पोटेंशियल काफ़ी है किसी भी ऐसे ऑपरेशन को या अटैक को प्रिएम्प्ट करने में। पर अंत में बात वहीं पहुंच जाती है कि पाकिस्तान के तरफ से वो कितने ईमानदारी के साथ या कितना हमारे भारत के अंदर ये विश्वास वो पैदा कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक खास परीक्षा होगा आगे बढ़ने में। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। ये थी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की कोशिश, वीटो पावर के बिना भी सदस्यता के लिए तैयार। संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिए नए विचारों का किया स्वागत। देखिए देश देशांतर रात 8:30 बजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र के दूसरे हिस्से में जीएसटी से जुड़े कानूनों को पारित होने की उम्मीद जताई है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले उन्होंने सभी दलों से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि जीएसटी के मसले पर राज्यों के साथ ही सभी राजनीतिक दलों का सकारात्मक सहयोग रहा है। उन्होंने उम्मीद भी जताई कि मौजूदा सत्र में चर्चा उच्च स्तर पर होगी और गरीब लोगों से जुड़े मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाएगा। केंद्र सरकार 1 जुलाई से देश भर में नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था यानी जीएसटी लागू करना चाहती है। हमारी ये भी आशा है कि जीएसटी में भी एक ब्रेक थ्रू हो और होने की संभावना का कारण ये भी है कि सभी राज्यों का बहुत ही सकारात्मक सहयोग रहा है, सभी राजनीतिक दलों का भी सकारात्मक सहयोग रहा है। लोकसभा में आज कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने अमेरिका में भारतीयों पर हिंसा का मुद्दा उठाया। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन को आश्वस्त किया कि सरकार इस मसले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार हर कदम उठाएगी। अगले हफ्ते संसद में सरकार की ओर से इस मसले पर पूरे विस्तार से बयान दिया जाएगा। अमेरिका में नस्लीय हिंसा में मारे गए भारतीयों का मामला संसद में गूंजा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन को भरोसा दिलाया कि सरकार अमेरिका में भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगी। सरकार की ओर से अगले हफ्ते इस मसले पर विस्तार से बयान देने का भी उन्होंने आश्वासन दिया। भारत सरकार ने भी इसे बहुत ही गंभीरता पूर्वक लिया है और जो कुछ भी हुआ है वो बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। और मैं यह भी सरकार की तरफ से स्पष्ट करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि वह सारे कदम सरकार के द्वारा उठाए जाएंगे कि जो हमारे यूएसए में इंडियन सिटीजन्स हैं वो पूरी तरह से सिक्योर्ड अपने को फील करें, अपने महसूस करें। सारे कदम सरकार उठाएगी। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने भारतीयों पर हमले का मुद्दा उठाते हुए चिंता जताई। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मसले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने केंद्र सरकार पर अमेरिका से इस मसले को गंभीरता से नहीं उठाने का आरोप लगाया। देखकर चुन के यहाँ से निकल जाओ और आपकी जरूरत नहीं है, आप हमारे एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं, ऐसी चीजें जो वहां पर हो रही है, इसके लिए मोदी सरकार चुप्पी क्यों साधी है मैं पूछना चाहता हूं। हर चीज को ट्वीट करते हैं,
हर चीज पर वो बात करते हैं, इस पे क्यों चुप्पी साधे हैं? टीएमसी, बीजू जनता दल और सीपीएम ने भी अमेरिका में भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार से जरूरी कदम उठाने की अपील की। Interests of the Indians working in the United States to be protected by the government of India. Aren't we going to take a proper step so that this hate campaign stops? Is going to declare such areas and send advisories for the benefit of our non-resident Indians who are actually going there to get better remuneration and also look after. आज सबसे ज्यादा ये गलत पहचान के कारण बहुत अटैक हो रहे हैं। भारत सरकार ने उसके लिए क्या उपाय किया है, क्या विधि बनाई है, कैसे पहचान का मामला कहां लोगों में लाया जाए ताकि आगे से ऐसे इंसिडेंट्स ना हो। मैं समझता हूं हमारे प्रधानमंत्री जी और आप भी खुद इस सदन के होकर के वहां के कांग्रेस को, अमेरिकन कांग्रेस को और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री वहां के राष्ट्रपति को ये वार्ता दे। इससे पहले टीएमसी सांसदों ने संसद भवन परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। अमेरिका में हाल में भारतीयों पर हिंसा के 3 मामले सामने आए थे। कंसास की घटना में भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास कुचिभोतला की मौत हो गई थी। वहीं दूसरी घटना में पिछले हफ्ते साउथ कैरोलिना में भारतीय मूल के कारोबारी हार्निश पटेल की हत्या कर दी गई थी। इस बीच कंसास के गवर्नर सैन ब्राउनबैक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर पिछले महीने भारतीय नागरिकों के खिलाफ हुई हिंसा को लेकर गहरा अफसोस जताया है। रविंद्र सिंह शौरण, राज्यसभा टीवी। भारतीय मछुआरों पर श्रीलंकाई नौसेना की कार्रवाई रोकने के लिए एआईएडीएमके ने केंद्र सरकार से तत्काल कदम उठाने की मांग की है। लोकसभा में पार्टी ने इस मसले को उठाया तो वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि श्रीलंका ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भी भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार करता रहा है। उन्होंने मछुआरों को आधुनिक उपकरण देने और रोजगार के दूसरे साधनों के लिए ट्रेनिंग देने की भी मांग की। तमिल मछुआरे को श्रीलंकाई नौसैनिकों के गोली मारने का मामला गुरुवार को लोकसभा में उठा। एआईएडीएमके के सांसदों ने इस मामले में केंद्र सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की और मछुआरों की समस्याओं के स्थायी समाधान की भी मांग की गई। Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru Edappadi K. Palaniswamy also written a letter to the Honorable Prime Minister for this specific incidents, Madam. Hence, Madam, I strongly urge you to kindly take immediate and effective action to ensure that the lives and properties of fishermen are protected and that such incidents not allowed to recur, Madam. In the last 1 week alone, 50 fishermen were arrested and their fishing nets, boats were seized. I urge the Prime Minister personally in intervening in this issue to use all possible means and powers to curb the unacceptable aggressive action of Sri Lankan Navy. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि श्रीलंका के साथ पाकिस्तान और डियो गार्सिया में भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी चिंता की बात है। उन्होंने मछुआरों के लिए बुनियादी ढांचा बढ़ाने और युवा मछुआरों को कौशल विकास के जरिए नए रोजगार के अवसर देने पर जोर दिया। In their arrest and imprisonment overseas, not just by Sri Lanka but also by Pakistan and now by the British and Diego Garcia. As I've suggested previously in this House, Madam, modernization of fishing infrastructure and a credible assistance package from the government are urgent requirements, Madam. तनाव के बीच श्रीलंका ने उसके यहाँ जेलों में बंद 85 मछुआरों को रिहा करने का फैसला किया है। The government of Sri Lanka has informed the High Commission of India in Colombo that all 85 Indian fishermen currently in Sri Lankan custody will be released. We understand that instructions in this regard to the concerned authorities in Sri Lanka have been issued. श्रीलंकाई नौसैनिकों के भारतीय मछुआरों को कथित तौर पर गोली मारने की घटना के विरोध में तमिल मछुआरों का प्रदर्शन जारी है। सोमवार को तमिल मछुआरे को श्रीलंकाई नौसेना ने उस समय गोली मार दी थी जब वो कच्चातीवू के करीब समुद्र में मछली पकड़ रहा था। वहीं गुजरात सरकार के मुताबिक पिछले 2 साल में राज्य के 747 मछुआरे पाकिस्तान की ओर से पकड़े गए हैं। प्रणब गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महिलाओं का मातृत्व अवकाश 12 से बढ़ाकर 26 हफ्ते करने से जुड़ा विधेयक आज लोकसभा से पारित हो गया। राज्यसभा से इसे पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। श्रम और रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि विधेयक के प्रावधानों से कामकाजी माताओं और उनके बच्चों को बेहतर देखभाल का मौका मिलेगा। कामकाजी महिलाओं के लिए सुविधाएं बढ़ाने से संबंधित विधेयक गुरुवार को लोकसभा से पारित हो गया। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने मैटरनिटी बेनिफिट संशोधन विधेयक
2016 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव किया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इसका मकसद मां और बच्चों को बेहतर देखभाल मुहैया कराना है। रूल्स में फ्रेम करके कहां तक महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मैटरनिटी बेनिफिट मिलना चाहिए, उसके लिए मैं वो कोशिश करूंगा। विधेयक में 50 से ज्यादा कर्मचारी वाले संस्थानों के लिए क्रैच की व्यवस्था जरूरी है। माताओं को दिन में 4 बार क्रैच जाने की इजाजत होगी। ऐसी व्यवस्था न करने वाले संगठनों के लिए सजा का प्रावधान भी किया गया है। चर्चा में हिस्सा लेते हुए कई सांसदों ने अपने सुझाव दिए। I urge this government to think about this and make it mandatory just like it's for women. So should it be for fathers, whether he's single or whether he's married. What about the unorganized sectors? Who will make these women employees aware of their benefits, that they are entitled to get the maternity benefits? 2 months before delivery and 4 months after delivery, I think would be ideal. As far as I am concerned. Not make this an isolated example of just leave. We need to integrate the Women and Child Department, the Health Department and Labor Department. If together they work, only then this is going to succeed. इस विधेयक के जरिए 1961 के कानून में संशोधन किया जाना है। इसमें महिला कर्मचारियों को 26 हफ्ते यानी करीब 6 महीने के मातृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया है। अभी ये अवधि अधिकतम 3 महीने है। इसके अलावा शिशु की देखभाल के लिए मातृत्व अवकाश के बाद भी कुछ महीनों तक घर से काम करने की छूट की सुविधा का भी प्रावधान है। विधेयक राज्यसभा से पारित हो चुका है। रविंद्र सिंह शिवरान के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में हुए ट्रेन बम धमाके और लखनऊ एनकाउंटर पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले की एनआईए जांच कर रही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि यूपी एटीएस ने लखनऊ में एक घर में छिपे सैफुल्लाह को जिंदा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने सरेंडर करने से इनकार कर दिया और उसके बाद उसे मार गिराया गया। घटनास्थल से बड़ी संख्या में हथियार, नकदी, सिम और कार्ड मिले। राजनाथ सिंह ने सैफुल्लाह के पिता के बयान का भी जिक्र किया। गृह मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश ट्रेन बम धमाके को लेकर 3 संदिग्ध मध्य प्रदेश से और 3 उत्तर प्रदेश से पकड़े गए हैं। इस प्रकार अब तक कुल 6 गिरफ्तारियां इस पूरे घटनाक्रम में हुई हैं। दोनों राज्यों की पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए देश की सुरक्षा पर उत्पन्न संभावित खतरे को टालने में सफलता प्राप्त की गई है। इस पूरे प्रकरण की जांच एनआईए से कराई जाएगी। मध्य प्रदेश ट्रेन धमाके में शामिल होने के संदेह में उत्तर प्रदेश एटीएस ने 2 और आरोपियों को आज गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए लोगों के नाम गौस मोहम्मद खान और अजहर हैं और गौस मोहम्मद खान एयरफोर्स में भी रह चुका है। पुलिस का दावा है कि सैफुल्लाह के मकान से मिले मैप और डायरी से इन दोनों के बारे में सुराग मिले थे। अब तक इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके पास टेक्निकल नॉलेज थी, ये पहले एयरमैन भी रह चुका है और काफी लंबे अरसे तक रहा। उसके बाद यहाँ आने के बाद ये लगातार इसी प्रकार की हरकतों में लिप्त रहा और फाइनली इसने ये गैंग बनाने में भी सफल हुआ और इन्हीं लगातार वेपन्स को इकट्ठे करने में और कॉन्टैक्ट्स बनाने में यही इसका मेन कार्य है। उत्तर प्रदेश के अलापुर और उत्तराखंड की कर्णप्रयाग विधानसभा सीट पर मतदान के साथ ही 5 राज्यों में वोटिंग का काम पूरा हो गया। अलापुर सीट पर समाजवादी पार्टी और कर्णप्रयाग सीट पर बीएसपी उम्मीदवार के निधन से दोनों सीटों पर चुनाव स्थगित कर दिया गया था। वहीं मणिपुर के 34 पोलिंग बूथों पर भी आज पुनर्मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग के मुताबिक तीनों सीटों के मतदान केंद्रों पर करीब 77% वोटिंग हुई है। इम्फाल, चूड़ाचंदपुर और कांगपोकी जिले में 4 मार्च को मतदान हुआ था, लेकिन मतदान में गड़बड़ी के चलते चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान के आदेश दिए थे। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने चुनाव अपराधों पर रोक के लिए नए कानून की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि अब चुनाव के दौरान नई स्थितियां बन रही हैं और इससे निपटने के लिए इसकी जरूरत है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने पीटीआई से कहा कि 5 राज्यों के चुनाव के दौरान कई लोग आचार संहिता के उल्लंघन की कोशिश में दिखे। हालांकि उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि वर्तमान कानून पर्याप्त नहीं है। नसीम जैदी के मुताबिक आचार संहिता को कड़ाई से लागू करना
आयोग की प्राथमिकता में शामिल रहेगा। आयोग ने इन आरोपों को भी खारिज किया कि आचार संहिता के उल्लंघन पर नेताओं के लिए अलग अलग पैमाने रहे। उन्होंने कहा कि एक जैसे मामलों में एक जैसी कार्रवाई की जाती है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार के पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने से जुड़ी फाइल लौटा दी है। उपराज्यपाल कार्यालय ने कहा कि मामला दिल्ली सरकार के नियमों के मुताबिक नहीं है। सरकार के नियमों के मुताबिक किसी भी पुलिसकर्मी या सैनिक की सेवा के दौरान मौत होती है या भर्ती के वक्त दिल्ली का निवासी हो, उन्हें ही इस स्कीम का फायदा मिल सकता है। जिसके बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सैनिक विरोधी बताया। उपराज्यपाल कार्यालय ने अपने बयान में ये भी बताया कि उन्होंने 3 मार्च को ही दिल्ली के मुख्यमंत्री को इसके बारे में जानकारी दे दी थी। पूर्व सैनिक रामकृष्ण ग्रेवाल ने 1 नवंबर 2016 को जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। स्वराज अभियान की अगुवाई में दिल्ली से भ्रष्टाचार के खिलाफ आज से मुहिम शुरू की गई। भ्रष्टाचार से आजादी के बैनर तले मंडी हाउस से जंतर मंतर तक एक मार्च निकाला गया और उसकी अगुवाई स्वराज अभियान के संयोजक प्रशांत भूषण ने की, जिसमें योगेंद्र यादव, सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय, अरुणाचल के पूर्व मुख्यमंत्री कलखोपुल की पत्नी भी शामिल हुई और इन लोगों ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की जमकर निंदा भी की। प्रशांत भूषण ने केंद्र के साथ ही दिल्ली की सरकार पर करप्शन को संरक्षण देने के आरोप लगाए। साथ ही केंद्र सरकार के लिए प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी संस्थानों को कमजोर करने के आरोप भी लगाए। 3 साल के अंदर लोकपाल की नियुक्ति कर देती। मैं केवल आपको ये बताने का काम सिर्फ लोकपाल ही नहीं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को ध्वस्त किया जा रहा है। जो घोटाले हो रहे हैं, ये मोदी जी कहते हैं कोई घोटाला नहीं हो रहा। भाजपा की सरकार है। जब कोई जांच ही नहीं होगी तो कैसे पता लगेगा कि घोटाला नहीं हुआ। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।